बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 जुलाई पाकिस्तान में पीर की शाम, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 219। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आपके सामने वो खबर रखते हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, शशदर कर दिया है। यूरोप पूरा तो बेचारा सरापा एहतजाज है कि हमारे साथ क्या बन पड़ी। सदर ट्रंप ने फीफा की 96 साला तारीख को बदल के रख दिया। फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच में से रेड कार्ड ही खत्म करवा दिया। किस्सा कुछ इस तरह से हुआ कि अब से चंद दिन पहले अमेरिका और बोस्निया का एक मैच हुआ। अमेरिका की फुटबॉल टीम का आजकल एक सुपरस्टार जिसका नाम फ्लोरेन ब्लॉगन है। ये मिस्टर ब्लॉगन जो है ये सबसे ज़्यादा गोल करते हैं अमेरिका की तरफ से, और आप ये कहिए कि मेन चेहरा मोहरा हैं अमेरिका की टीम के, सुपरस्टार हैं। इन्होंने बोस्निया के प्लेयर के टखने को मसल के रख दिया, उनके एंकल के ऊपर जानबूझकर पांव से दबाव डाला और जख्मी कर दिया। मैच रेफरी ने यह सोचा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, इसलिए ब्लॉगन को रेड कार्ड दिखा दिया गया। फुटबॉल में अगर आपको येलो कार्ड दिखाया जाए तो वार्निंग होती है, जिसका मतलब है कि उसके बाद आपको रेड कार्ड दिखाया जा सकता है, और अगर आपको रेड कार्ड ही दिखा दिया जाए तो फिर काम खराब हो गया। उस मैच में से तो आप निकलते हैं, उससे जो अगला मैच होता है इंटरनेशनल किसी भी टूर्नामेंट का, वो भी आप नहीं खेल सकते। अब बोस्निया के मैच के बाद ये जो अब का मरहला है जो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इस मैच में जो हार गया, वैसे बोस्निया वाला भी 32 वाला जो लीग था आप कह लें या मरहला था, जिसमें 32 टीम्स एक दूसरे के सामने खेल रही थी, जो मैच अपना हारता जाएगा वो बाहर निकलता जाएगा। अब वाला जो मरहला है ये और भी टाइट हो गया। इसमें जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हार जाएगा वो घर चला जाएगा। तो आज अब से चंद घंटे बाद बेल्जियम के साथ अमेरिका का मैच है। पहले ही यूरोप की बड़ी बड़ी तगड़ी टीमें, गालिबन जर्मनी, नीदरलैंड्स, वो पहले ही फुटबॉल में से 32 वाले मरहले पर फारिग हो चुकी हैं। गालिबन फ्रांस रह गई है और बेल्जियम और इक्का दुक्का और टीमें जो यूरोप की हैं वो रह गई हैं। अब बेल्जियम की एक तगड़ी टीम है। आज ब्लॉगन ने उनके साथ इंटरनेशनल फीफा के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक नहीं खेलना था, क्योंकि बोस्निया के मैच में उन्हें रेड कार्ड मिल चुका था। आज इंटरनेशनल जो मीडिया है उन्होंने एक अजीब ही खबर दे दी। उन्होंने खबर यह दी कि सदर ट्रंप ने फीफा के चीफ को फ़ोन किया और फीफा के चीफ, जिनका नाम जानी इन्फेंटिनो है, उनको कहा कि जानी ये ख़त्म कर दो। वैसे वो उर्दू वाला जानी नहीं है, जानी है, लेकिन उनको आप उर्दू वाला जानी ही समझे। उन्होंने कहा कि मेरे दिल दे जानी। ये फीफा ने रेड कार्ड, बल्कि सदर ट्रंप ने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था ये रेड कार्ड होता क्या है। जब मुझे पता चला, क्योंकि जाहिर है उनको तो रेड कार्पेट का ही पता है, रेड कार्ड का तो नहीं पता, उन्होंने कहा जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि ये क्या स्टूपिड चीज़ है, ख़त्म करो इसे। प्लेयर ने अगर पाँव पे पाँव रख दिया, कोई एक दूसरे के अंदर वो थोड़ा बहुत हिट कर गए तो क्या हो गया, प्लेयर को खेलने दो। सदर ट्रंप ने कहा देखिए मैंने इंटरवीन तो नहीं किया ना, मैंने तो ये कहा कि रिव्यू कर लो अपने डिसीजन को। तो फीफा की मेहरबानी के मेरे कहने पर उन्होंने रिव्यू किया और ये ब्लॉगन का रेड कार्ड जो है वो सस्पेंड कर दिया। मतलब कि बेल्जियम के खिलाफ आज ब्लॉगन खेलेगा। अब ये फेयर प्ले के असूलों के तो खिलाफ है। हाँ, फीफा खुद से ये करता सदर ट्रंप के कहे बगैर, या शायकीन कोई दरख्वास्त डालते, कोई फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर कोई दरख्वास्त डाल देते, अमेरिका की फुटबॉल फेडरेशन जो है वो डाल देती, अमेरिका के कोच डाल देते कि हमें रिव्यू करके दें, और फीफा फिर रिव्यू करके कहता कि ये ठीक नहीं है, तो चले बात समझ आती थी। अब जो अमेरिकी जरीदे हैं, खुसूसन पॉलिटिको, उन्होंने एक खबर रन की और कहा कि सिर्फ सदर ट्रंप नहीं बल्कि कॉमर्स सेक्रेटरी और दूसरे तमाम जितने भी सदर ट्रंप के वजीर थे उन सबको लगाया गया था कि वो लॉबी करें, और उन्होंने बातचीत की फीफा के साथ और इस रेड कार्ड को सस्पेंड करवाया। सदर ट्रंप ने इस बात पे क्या बातचीत कही, और उसके साथ टेड क्रूज जो फॉर्मर सदारती एक उम्मीदवार भी हैं और सीनियर सेनेटर भी हैं, उन्होंने भी सदर ट्रंप का अमेरिकी अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। क्या बातें हुई सुनिए। And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. And on behalf of all Americans, thank you for getting rid of that ridiculous red card. सुन लिया आपने। इससे आप ये भी देखिए कि सदर ट्रंप ने जो फीफा के चीफ जियानी इन्फेंटिनो है उनके पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा, या तो खामोश रहते, अगर काम करवा भी लिया था तो ना बताते कि मैंने करवाया है। उन्होंने कहा कि हाँ मेरी बात हुई और उन्होंने रिव्यू किया और ये रेड कार्ड खत्म हो गया। साथ साथ इसी जगह पर बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी इशारा दे दिया कि ये जो दिलदा जानी है, मतलब जानी इन्फेंटिनो,
इनके स्टॉक्स देखें किधर गए हैं, स्टॉक मार्केट में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी की है वो कितने ऊपर चले गए। उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया कि मैं जैसे जैसे उन्हें बताता हूं स्टॉक्स के बारे में वो वैसे वैसे फैसले करते हैं। तो देखें कितना ज़हीन आदमी है, उसने स्टॉक्स में से क्या कमाया है। अब सदर ट्रंप का उनके स्टॉक्स को बीच में लाना और रेड कार्ड ख़त्म करवाना, ये सब कुछ क्या है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन इस वक्त यूरोप सारा सरापा एहतजाज है कि हमें फेयर प्ले नहीं मिल रहा और इस फैसले को सदर ट्रंप ने तब्दील करवा दिया। फीफा की 96 साल तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है और इससे भी बड़ा कारनामा यह है कि ना सिर्फ सदर ट्रंप ने ये किया है बल्कि बवांगे दोहल इस चीज़ का ऐलान भी किया है कि हाँ मैंने किया है। आगे बढ़ते हैं, ये तो सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी। आगे कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी हुई है आज, उनका अलामिया भी जारी हुआ है। वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें उसमें, ज़्यादातर फोकस जो है वो जो कुछ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में इल्ज़ाम है हमारा कि दहशतगर्दी करवा रहे हैं, फितनातुल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की शमूलियत है, इस पर बात हुई और इस अज़्म का इरादा किया गया कि हम ये नहीं होने देंगे। फिर साथ ही साथ उन्होंने ज़रा थोड़ा सा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी बातचीत की और कहा कि जो दुश्मन की इमा पर पाकिस्तान के अंदर रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो कोर कमांडर्स का जो अलामिया है कॉन्फ्रेंस का, वो उन्होंने सिंध तास माहदे पर भी बात की और कहा कि पानी पाकिस्तान का बहुत ज़रूरी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, और अगर इंडिया ने इसे बंद रखा तो फिर इसके लिए जो भी कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। दोबारा देखते हैं, अभी तक तो हमने उनकी सांस वगैरह बंद करनी थी लेकिन हमने नहीं की। अब दोबारा हमने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। इंडिया तो जाहिर है पाकिस्तान की शारग के खिलाफ है आजकल, तो हम खुद भी अपनी शारग के खुद ही खिलाफ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर, कोट लखपत जेल से अहम पैगाम दिया है डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब ने। पैगाम उन्होंने ये दिया है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से जिसको भी मुलाकात की इजाज़त मिलती है वो ज़रूर मुलाकात करे। मतलब कि अगर एक बहन को भी मुलाकात की इजाज़त मिलती है तो मुलाकात करनी चाहिए, ये पैगाम उन्होंने भेजा है। दूसरी तरफ अब टाउट सहाफ़ी और टाउट जो सियासतदान हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि जो नौरीन खान न्याजी साहबा की मुलाकात की ऑफ़र दी थी हुकूमत ने वो अब ख़त्म कर दी है। हुकूमत मतलब आसिफ मुनीर और उनके साथियों ने वो अब ख़त्म कर दिया है क्योंकि इन्होंने उस वक्त वो ऑफ़र नहीं दी। ये वो तरीका वारदात है इनका जब ये खेलते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, क्योंकि उन दिनों बजट पास करवाना था तो इसलिए ऐसी बातें की जाती थी कि बस मुलाकात करवा रहे हैं, हो रही है, खोल रहे हैं। फिर आपने देखा कि बजट भी खैबर पख्तूनख्वा का पास हुआ, पूरे का पूरा बजट पास हुआ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि पार्टी के अंदर के मामलात के ऊपर बात ना किया करें, पार्टी के अंदर तनकीद मत किया करें, इससे पार्टी की यूनिटी को नुकसान होता है। बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप तनकीद करते हैं तो पार्टी की यूनिटी को नुकसान होता है। लेकिन मैं आप पर एक सवाल छोड़ता हूं, अगर चौधरी निजामुद्दीन आपकी पार्टी के करता धरता लोगों में से बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला ले और उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए, जैसा कि बजट 3 महीने के लिए पास हो सकता था और ये ऐलान मुल्क के जय्यद जो वकला थे वो भी कर चुके थे, इंक्लूडिंग सलमान अकरम राजा, कि आइन के आर्टिकल 125 में ये गुंजाइश मौजूद है कि बजट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, कोई कलील मुद्दत के लिए, 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने के लिए पास किया जा सकता है। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि वो तमाम जो बड़के मारते थे कि हम बजट में वोट नहीं देंगे, हम गंडापुरी ग्रुप हैं, आपने गौर किया कि वो तमाम के तमाम भी इस बजट के अंदर आपको कितार दर कितार होकर वोट डालते हुए नजर आए। हमने बहरहाल आपको पहले ही बता दिया था कि सुहेल अफरीदी कहीं नहीं जा रहे, हमने आपको बता दिया था ये सब नूरा कुश्ती है, हमने आपको बता दिया था कि ऐसी कोई खतरा सुहेल अफरीदी को नहीं है और वो यहीं पर हैं, क्योंकि कल ही हमने खबर दी कि एक और ड्रोन हमला भी चंद दिन पहले हुआ और क्वाड कॉप्टर हमला कल हुआ जिसमें 3 बच्चियां शायद शहीद हो गईं। जब उनके खिलाफ FIR तक नहीं दर्ज करवाई जाती, एहतजाज तक नहीं किया जाता, तो सुहेल अफरीदी साहब से मिलिट्री जर्नल्स को क्या तकलीफ होनी है। यह भी आपको बता दिया था कि 175 अरब रुपए दे दिए गए हैं, बढ़के जरूर मारी जाएंगी कि हमने नहीं दिए, हालांकि 175 अरब रुपए जो है वो आने ही पैसे उनकी तरफ से हैं और आप हाँ कर चुके हैं। कोई छोटा मोटा केस जरूर करेंगे आप अदालत में, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे और मामला जो हैं वो आप तय कर चुके हैं। अब अगर आप तनकीद ना करें इंटरनली तो मुझे बताइए फिर चेक एंड बैलेंस क्या होगा। इन लोगों को और तो कोई डर है नहीं, इमरान खान तो जेल में है, उनकी मुलाकात तो हो नहीं रही, मुलाकात होगी तो वो किसी को निकालने रखने की बात करेंगे और वो भी जब वो बात करेंगे तो हमें ये नहीं पता कि उनके पास अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के अंदर उनको पता है कि बाहर असल में क्या हो रहा है। तो फिर अगर बताइए कि कोई, जाहिर है मेरे भी रिलेशनशिप सबके साथ ख़राब होते हैं, आने वाला वक्त जो है वो आप अपना सब कुछ तबाह कर बैठते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आप इन पर तनकीद नहीं करेंगे, जो बजट भी पूरा पास करते हैं, इमरान खान से मुलाकात भी नहीं ले पाते, उनका इलाज भी नहीं लेते, तो अगर आप तनकीद भी नहीं करेंगे
तो फिर मुझे ये बताइए कि एहतसाब कहाँ पर होगा। अपनी खुद एहतसाबी अगर हमने नहीं करनी, अपने अंदर का गन साफ नहीं करना, तो फिर मुल्क के अंदर बेहतरी हमने किस तरीके से लानी है। तो मैं इस बात को समझता हूँ, मानता हूँ, जब दोस्त कहते हैं कि जब तनकीद होती है तो इंटरनली मसले होते हैं, तफरका बढ़ता है, तो आप अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर तनकीद ना किया करें। मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, तनकीद नहीं करना चाहता। आप मुझे आज के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कोई और तरीका, क्योंकि मिन्नत करके भी देख ली, समझा के देख लिया, आर्गूमेंट करके भी देख लिया, पार्टी के अंदर लड़के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, हर फोरम पर सीनियर तरीन टॉप लेवल का जो फोरम था वो भी, और नज़र ये आ रहा है कि 80 to 90% पीपल, ये मैं आपको बहुत सोच के कह रहा हूँ, वो जर्नल्स की गेम खेल रहे हैं। मुकम्मल तौर पर पार्टी की फैसला साजी पर भी जर्नल्स का कंट्रोल है। ऐसी सूरत हाल में आप बताइए कि क्या किया जाए। मैं आपके जो मशवरे होंगे उनको आज ज़रूर पढ़ूंगा भी, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उन पर अमल हो। बहरहाल अब पता ये चला है कि उन्होंने मुलाकात जो नौरीन बीबी के लिए वो ट्रक की बत्ती हमें सबको दी थी कि मुलाकात करवाएंगे, अब कहते हैं कि वो भी नहीं करवाएंगे। वो जाहिर है बजट और वो सारा मामला उनका गुजर गया, उनका मकसद पूरा हो गया, अब उन्हें क्या ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन का बाइकआउट करने पर मजबूर किया गया, लेकिन सियासत में कोई हरफ़े आखिर नहीं होता। हमें आज़ादाना और साजगार माहौल फराहम किया जाए तो बाइकआउट के फैसले पर नज़रसानी भी कर सकते हैं। कायम मकाम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पीटीआई का जो बाइकआउट है वो भी हतमी नहीं है और इलेक्शन लड़ने का फैसला भी हतमी नहीं है। एम्पायर पर है, रेफरी जो है वो क्या करता है, आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर सारी चीज़ें जो है वो मुतय्यन करेंगी। अगली खबर आपके सामने लंदन से रखते हैं, जहां पर जिस वक्त कश्मीरी एहतजाज कर रहे थे तो चौधरी साहब ने वहां पर लोग भेजे थे ताकि उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग कर सकें। पता चला है कि वहां पर कोई लोगों के हत्थे चढ़ गया और उसकी दुर्गत बनाई गई है। तो चौधरी साहब के जो लोग हैं उनकी अब कई जगहों पर जुबानी या दूसरे तरीके से भी दुर्गत बन रही है, क्योंकि लोग तंग पड़ गए, स्पेशली कश्मीरियों के साथ जो कश्मीर के अंदर सलूक किया गया है। उसके बाद उनका सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है और वो मौके पर जुर्माने कर रहे हैं। चौधरी साहब से एक दफ़ा हमारी फिर गुजारिश है कि ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिए। साबिक वज़ीर आज़म जो नून लीग से हैं, राजा फारूक हैदर, उनको आपको पता है कि उनके सीने पर बोतल मारी गई थी, वो बच गए। मैंने कहा था आगे पीछे ऊपर नीचे लग जाती तो राजा साहब का क्या बनता। अब पता ये चला है कि जो पीपल्स पार्टी के मौजूदा कठपुतली वज़ीर आज़म हैं राठौर साहब, उनको भी अंडे मारे गए हैं, वो भी बाल बाल बचे हैं। मतलब इस बार बच गए तो अगली दफ़ा नहीं बचेंगे, कोई अंडा जा लगेगा। इस्तेहकाम पार्टी जो है वो कह रही है कि हंसी कल्ले ही हुकूमत बना लेनी है। अलीम खान साहब ने कहा कि मेरी कश्मीर की हुकूमत में अगर कोई वज़ीर करप्शन करेगा तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। है ना मज़े की बातें। तो अब जमात इस्लामी भी मैदान में है, इस्तेहकाम भी मैदान में है, और पीपल्स पार्टी नून लीग तो पहले ही है, फजलुर रहमान साहब भी हैं, और पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है उनको अभी फ़िलहाल बेंच पे बैठने को कहा है। जिस वक्त कहा जाएगा जर्नल्स की तरफ से कि छलांग मार दे, छलांग मार दी जाएगी। मैं पीटीआई की क़यादत को एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मत इस इमरान खान के पॉलिटिकल कैपिटल को इस्तेमाल होने दें। जब तक कश्मीरियों के जो बुनियादी मुतालबात हैं, स्पेशली उनकी लाशें वापस नहीं की जाती, आपको इस इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। पहलगाम हमला केस में इंडिया ने हाफिज सईद पर ज़िमनी चार्जशीट फाइल कर दी। जंग शुरू करने और साजिश तैयार करने की दफात शामिल। इंडिया कहता है कि हाफिज सईद ने पहलगाम हमला करवाया है और अब उनके खिलाफ उन्होंने एक कड़ा मुकदमा, जाहिर है उसका अंजाम तो ऐसा कुछ नहीं होना, क्योंकि इंडिया जो भी करेगा, हाफिज सईद तो उनकी गिरफ्त में नहीं है, तो वो मुकदमे जो मर्जी चलाते रहें। लेकिन इंटरनेशनली जब उनके दिन अच्छे आएंगे तो तब इन्हीं मुकदमों को इस्तेमाल करके मजीद पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस खड़ी की जा सकती हैं। हमने उनकी सांस बंद करनी थी। हम अभी तक अंग्रेजी में इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करते जो पूरी दुनिया में हम अपना मुकदमा रख सकें कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया भरपूर तरीके से अपना काम जो है वो पाकिस्तान को ज़रा साइडलाइन करने के लिए किए जा रहा है। अगली खबर ले लीजिए जी। साकब चद्दड़, बॉस वहीद और डॉक्टर फवाद। ये वो बॉस है जिसको वहीद नामी बॉस, ये इसाक डार साहब वाला जो केस है, उनके नवासे का जो केस है, उसमें वहीद नामी जो शख्स है, जो उस वक्त जिन खवातीन का रेप हुआ, जिनका आप ये कहिए गैंग रेप किया गया, जिसमें इसाक डार साहब के नवासे शामिल हैं, उस केस में जो मरकज़ी मुलज़म जिसे बॉस कहा जा रहा है, जो एक जराइम पेशा शख्स है, अब उसके बारे में पता चला है कि हाल ही में जो साकब चद्दड़ और मोमना इकबाल का तनाज़ा बना था, वही साकब चद्दड़ माजी में गुर्दे बेचते हुए पकड़े गए थे। उसमें 3 मेन कैरेक्टर थे और भी थे। एक डॉक्टर फवाद नामी शख्स था, एक ये वहीद नामी शख्स जो अब इस मुकदमे में भी नामजद है, और तीसरे साकब चद्दड़ साहब। साकब चद्दड़ का इंटरव्यू जो है वो न्यू टीवी ने चलाया था और उस वक्त उन्होंने इकरार किया था गुर्दे बेचने का।
वैसे उसी वक्त चौधरी साहब को वो अच्छे लगे। मैंने आपको बताया ना कि चौधरी साहब जब आप जुर्म करते हैं तो चौधरी साहब के लिए आप सबसे ज़्यादा अपीलिंग कैंडिडेट हो जाते हैं, क्योंकि चौधरी साहब को पता चल जाता है कि आप गंदे हैं तो आपको कंट्रोल करना आसान है। तो जब आप कोई भी मुजरिम जब चौधरी साहब को मिल जाता है तो चौधरी साहब राजी हो जाते हैं कि यार इसको वजीर मशीर कुछ ना कुछ बनवाते हैं। और फिर वही हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से उनको भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवाई गई। और फिर चद्दर साहब जो हैं वो कहाँ के कहाँ पहुँचे बेचारे, क्योंकि गुर्दे बेचते थे। सोचिए अगर वो मैयतें निकाल के बेचते होते तो फिर तो हो सकता है वज़ीर आला ही बना देते या कुछ और बना देते चौधरी साहब। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर ये नहीं है, इंटरेस्टिंग खबर ये है कि ये जो वहीद साहब जिन्हें आप बॉस बना के पेश किया जा रहा है, नून लीगी अपने सहाफ़ी कहते हैं कि बॉस असल में वो नहीं थे, बॉस अली डार हैं, मरियम नवाज के बहनोई हैं जो ये सब कुछ करवा रहे थे। ये इमरान शफकत साहब कह रहे हैं जो नून लीग के घर के अपने सहाफ़ी हैं। तो अब कहा जा रहा है कि मरियम नवाज असल में अपने बहनोई को बचा रही हैं, इसहाक डार के बेटे को बचा रही हैं, और सारा मुद्दा ये एक लो कैटेगरी के जराइम पेशा फ़र्द के ऊपर जो है वो डाला जा रहा है, ये जिसका नाम वहीद है। फिर जिन खवातीन का रेप हुआ उनके मुताबिक जो बॉस था वो बहुत ही फ्लुएंट था इंग्लिश में। वहीद बेचारा तो अंग्रेज़ी में अपना नाम नहीं लिख सकता, ये तो को अनपढ़ सा बंदा लगता है। तो जाहिर है इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है प्रॉक्सी के तौर पर असल शख्स जो है उसको बचाने के लिए। दूसरी तरफ अब मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ गई है उन खवातीन की। एक खातून के साथ ज़्यादती मतलब जना जो है वो साबित हो गया है, और ये भी साबित हो गया है, डीएनए रिपोर्ट भी मैच कर गई है। और नवाज़ और दूसरे शख्स जो पकड़े गए हैं इसमें, उनका नवाज़ नामी, नवाज़ शरीफ की बात नहीं कर रहे, उन्होंने जाहिर है उनकी इसमें शमूलियत नहीं है, लेकिन नवाज़ लीग के लोगों के आगे से जो लोग नवाज़ नामी शख्स है उसका खातून के साथ ज़्यादती करने का जो डीएनए है वो मैच कर गया है। वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मजीद भी लोगों को पकड़ा गया है। आज अदालत में बड़े आराम से इन लोगों को लाया गया था अदालत के सामने पेश करने पे। जब सहाफ़ियों ने वहाँ पर सवालात पूछने शुरू किए तो पुलिस की दौड़ें लग गई, मुजरमों को लेकर पुलिस दौड़ना शुरू हो गई अदालत में। ये भी नहीं सोचा कि कितनी इंसल्ट की बात होगी पुलिस के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की बातचीत बाहर निकले। दूसरा सुनिए, जो भी मुल्ज़मान होते हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज और दूसरी चीज़ें खुद एजेंसीज टेलीविज़न चैनल्स को देती हैं अमूमी मुकदमात में चलाने के लिए। इसहाक डार के नवासे की अभी तक तस्वीर देखिए पाकिस्तानी मीडिया शाया नहीं कर सका। जो तस्वीर एजेंसीज ने या लॉ इन्फोर्समेंट ने अभी तक दी हैं वो भी धुंधली करके दी हैं। गरीब के नेफे में पिस्तौल भी चलता है, गरीब का चेहरा भी दिखाया जाता है, बल्कि उसके बाप दादा माँ बाप सबके चेहरे दिखाए जाते हैं। और जब एलीट में से अशराफिया का कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो फिर उसके चेहरे को धुंधला करके जारी किया जाता है। बच्चे का मतलब यहाँ कोई माइनर नहीं है, ये बालिग आकिल, ये जो इसहाक डार साहब का नवासा है ये उसका कारनामा है। दूसरी तरफ अब जावेद चौधरी साहब ने तो कमाल ही कर दिया है। उन्होंने ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े हैं, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इस तरीके से खुशामद की है डार साहब की कि डार साहब को तकरीबन वली अल्लाह साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा वो बिल्कुल बेकसूर है, उनका कोई लेना देना इस सारे काम के अंदर नहीं है। इस दौरान ये मसला जो था हाईलाइट हो गया, और फिर ये जो मरियम नवाज साहब है उनके नोटिस में भी आ गया कि इस तरह 2 गैर मुल्की खवातीन है उनको अगवा कर लिया गया। लेकिन उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ये जो रजा है ये इसहाक डार साहब का नवासा है। पहले जब थोड़ी सी इसको डिग आउट किया गया, इसके एड्रेस पे शादेरा में पहुंचे तो वहां पे पता चला कि ये तो इसहाक डार साहब का रिश्तेदार है। फिर ये दूसरा डिफेंस का इसका एड्रेस था, वो डिफेंस के पे गए तो वो वहां पे किराए पर रहता रहा था, लेकिन अब उसे छोड़ दिया हुआ था। वहां से भी ये तस्दीक होगी कि ये इसहाक डार साहब का नवासा है। उसके बाद फिर मरियम नवाज साहबा को बताया गया, फिर ये अली डार साहब जो मरियम नवाज साहबा के महनोई हैं और इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं, उनको बताया गया कि जनाब ये कोई रजा डार है और ये आपका रिश्तेदार है। तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, तस्दीक कर दी कि ये मेरा भांजा है और जो इसहाक डार साहब है उनका नवासा है और ये वाकई पाकिस्तान के अंदर है। तो फिर उनसे कहा गया जी आप उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें कि वो सरेंडर करें। तो यहां से अली डार साहब के बारे में ये पता चलता है कि उनका रब्ता हुआ और उन्होंने इसको बता दिया रजा को कि आप भागो यहां से, क्योंकि पुलिस आपके पीछे लगी हुई है, तो निकलो यहां से। याद कीजिए ये वो तमाम लोग हैं जब मदीना के अंदर मरियम औरंगजेब के खिलाफ नारे लगे थे, तो हम जो लोग पाकिस्तान में थे, बल्कि मैं उस वक्त जब नारे लग रहे थे तो मैं अमेरिका जा रहा था, रास्ते में फ्लाइट में था जब ये नारे लगे थे, मतलब मैं ज़मीन पर भी नहीं था। तो हम सब के खिलाफ तौहीन मज़हब के 295C के तहत मुकदमा दर्ज किए थे, इमरान खान के खिलाफ भी, मेरे खिलाफ भी और लोगों के खिलाफ भी। हालांकि ना वो हमारा कोई लेना देना था, ना हमने किसी को मशवरा दिया था कि आप नारे लगाएं। तो उस वक्त यही तमाम मीडिया के लोग कहते थे कि इनसे पूछ होनी चाहिए। हालांकि हम या पाकिस्तान में थे या कहीं और थे, सऊदी अरब में मौजूद भी नहीं थे। तो हमारा कोई चाहने वाला वोटर सपोर्टर या कोई झूठा ही हमारा वोटर सपोर्टर भले बना हो, वो भी कुछ कर दे तो उसके जिम्मेदार इमरान खान और उसके साथी हैं।
लेकिन यहां यही सहाफ़ी दोहरा म्यार रख रहे हैं कि इसहाक डार का जो नवासा है उसमें इसहाक डार का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि अब खुद से इमरान शफकत हों या दूसरे सहाफ़ी हों, वो ये कह रहे हैं कि, और जावेद चौधरी साहब ने भी ये बात कंफर्म की है कि अली डार ने ही इसको, रज़ा डार जो है, इनको बताया कि पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, यहां से निकलो और भागो। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी इसके अंदर रसागिरी, इसके अंदर जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। लेकिन उसके बावजूद हमारे सहाफ़ी कहते हैं कि इन्हें कुछ ना कहा जाए। आगे बढ़ते हैं। निहाल हाशमी जो इस वक्त गवर्नर हैं सिंध के, उन्होंने अखीरी कर दी है। उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा इसहाक डार साहब वाले मामले के ऊपर। बजाय इसके कि वो जवाब देते, उन्होंने आगे से क्या कहा सुनिए। आपको लगा दें उसके आयु, अगर आप लगा सकते हैं कानून में लगा लगा दें, आप मैं तैयार हूं। क्या नाम है आपका पूरा? काशिफ काशिफ मुनीर नाम है। मुनीर साहब जी, सब आपको पता है मैंने मास काम किया हुआ कराची यूनिवर्सिटी के। एक मिनट सुन तो ले, आपको सब्जेक्टिव होना चाहिए। आप कौन सी बीट को सपोर्ट करते हैं? तो कॉमर्स और नादरा में कहीं FIR आ रहा है तो बी एट योर बिट। सुन लिया, उन्होंने सहाफ़ी से पूछा तेरी बीट क्या है। बीट क्या होता है? एरिया। हर सहाफ़ी को एक एरिया दिया होता है, अमूमी तौर पर उन्होंने वो कवर करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सहाफ़ी कुछ और गलत होते हुए देखे तो वो वहां से सवाल नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई फाइनेंस की बीट कवर करता है तो अमूमी तौर पर वो वजारत खजाना, स्टेट बैंक, उनके मामलात को वो हैंडल करेगा। लेकिन अगर उसे कहीं पर कोई और क्राइम होता हुआ नजर आए, या वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, किसी जगह पर हो और वहां पर कोई और क्राइम, तो वो सहाफ़ी तो होता ही है ना। इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे अगर एक मेडिकल डॉक्टर है और उसकी एक स्पेशलाइज फील्ड है, लेकिन उसके साथ साथ वो बुनियादी तौर पर तो एक डॉक्टर है ना, तो वो अपना बुनियादी काम तो कभी भी करेगा, और वो है मरीज की जान बचाना। और अगर वो उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं भी है और वहाँ और कोई मौजूद नहीं है उसकी फील्ड में से, तो वो बुनियादी तौर पर जान बचाने के लिए जो भी उसके आप ये कहिए कि कंट्रोल में होगा, वो करने की ज़रूर कोशिश करेगा। ऐसे ही एक सहाफ़ी सबसे पहले सहाफ़ी होता है, फिर उसको एक बीट देता है उसका इदारा कि आप इस चीज़ के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, ये खबरें आपने फाइल करनी है। अब निहाल हाशमी बजाय सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने उनसे अकड़ रहे हैं कि आपकी बीट क्या है और आप सिर्फ उसी पर बात करें। मैं और साथ तंज भी की कि आपको इस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज ही ना लगवा दूं। तो ये वो फ़रौनियत है, आप गौर कीजिए, ये इनके लहजे हैं। शुक्र कीजिए कि इन्होंने असम्बली में कहा था कि हाँ जहाज़ खरीदा है, तो फिर क्या, इनका बस चले तो ये कहेंगे कि हाँ रेप किया है, गैंग रेप किया है, तो फिर क्या। और मेरी बात याद रखिएगा, अगर मामला ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन आएगा कि इनकी नस्लें ये कहेंगी कि हाँ किया रेप, तो आपको क्या। तो मामला आप ज़रा गौर कीजिए। दूसरी तरफ अब कश्मीर के इलेक्शन में से मसूद खालिद साहब ने 2 आला फौजी अफसरान, जिसमें फैसल नसीर साहब का नाम भी आ रहा है, उसके साथ साथ इसहाक डार के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने 75 करोड़ रुपए में मेरा टिकट बेचा है। और इसहाक डार साहब के बेटे अली डार ने लंदन में ये 75 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। ये कोई और नहीं, ये नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। खालिद मसूद मसूद खालिद जो नून लीग से उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरा टिकट 75 करोड़ रुपए में बेचा गया है। आगे बढ़ते हैं। नैब ने पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग आइकॉन टावर को तहवील में ले लिया है। आइकॉन टावर जाली अकाउंट्स केस में सामने आया था, जिसमें मलिक रियाज मरकजी मुलजिम है। मतलब कि मलिक रियाज के खिलाफ हर काम करना है जिससे मलिक रियाज को ब्लैकमेल करके उससे अपना मकसद पूरा करवा लिया जाए। और इस ब्लैकमेलिंग के दौरान हर उनकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें औने पौने दामों उस पर कब्जा करके चौधरी साहब अपने लोगों को दिलवा रहे हैं। तो ये जो एक नया कारनामा नैब ने किया है आइकॉन टावर वाला, वो भी आपके सामने रखा है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आला अमजद हुसैन हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया है और वहाँ पर बिलावल जरदारी भी मौजूद थे। जाहिर है आपको पता है कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान से जीती नहीं, एक एडजस्टमेंट के सूरत हाल में उन्हें चौधरी निज़ामुद्दीन ने वहाँ की हुकूमत दी है। और आज वही बिलावल जरदारी जो डेमोक्रेसी के लिए बोलते हैं, वो वहाँ पर जर्नैलों की दी हुई एक हुकूमत जो है उसकी हल्फ बर्दारी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बाछें खिलाकर खड़े थे। कोयटा में नामालूम अफराद ने एक फायरिंग करके 4 जवान शहीद किए हैं और 12 लापता हैं। इलाके वालों ने जनाजा कल रात मॉल रोड कोयटा के सामने जनाजे रखे हैं और मुतालबा किया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हम अपना इलाका किसी सूरत खाली करने को तैयार नहीं है। मतलब कि बलूचिस्तान के अंदर अब मामला ये कि लोग आवाम कहना शुरू हो गई है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप हमें महफूज करें, आप हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, दहशतगर्द हमारे ऊपर जो है वो हावी हो रहे हैं। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।